स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। जैसे कि आपको पता है हमने थर्मोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। तो इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। ओके, तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल एनर्जी का टॉपिक को। तो बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई मैटर है, क्या है, हमारे पास कोई मैटर है, उसका मतलब है कि इसमें हमारे पास डेफिनेट अमाउंट एनर्जी की भी मौजूद होगी। ठीक है, अ सिस्टम containing some quantity of matter has defined amount of energy present in it। ठीक है स्टूडेंट, अगर हमारे पास कोई मैटर है तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास डेफिनेट अमाउंट क्या होगी, एनर्जी की भी मौजूद होगी। यानी कोई भी मैटर है, हम बात करें कि जैसे कि हमारे पास कोई भी मैटर हो, जैसे कि हमारे पास लकड़ी है, चाहे पत्थर है, उसको तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, क्योंकि उसके अंदर कोई एनर्जी मौजूद होती है। किसी भी बॉडी की एनर्जी जो होती है वो दो तरह की होती है। ठीक है, किसी भी जो मतलब हमारे पास बॉडी है ना, उसकी एनर्जी कितनी तरह की होती है, दो तरह की होती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। जो तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी ये होती है हमारे पास मतलब तीन चीज़ों की वजह से होती है। एक होती है ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, ठीक है, एक होती है रोटेशनल मोशन की वजह से और एक होती है वाइब्रेशनल मोशन की वजह से। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी चीज़ों की वजह से होती है, तीन चीज़ों की वजह से होती है। ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, वाइब्रेशनल मोशन की वजह से और रोटेशनल मोशन की वजह से। अब बात करते हैं सेकेंड एनर्जी की, तो वो है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है होती है वो होती है ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। वो किस वजह से होती है, ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से होती है। यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस में बॉन्ड की वजह से, किस वजह से, बॉन्ड की वजह से। वो बॉन्ड्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो बॉन्ड हमारे पास यानी आयनिक बॉन्ड हो गए, उसके मतलब कोवलेंट बॉन्ड, या कोवलेंट बॉन्ड है जो कशिश में डेफिनेटली उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। इसका मतलब है कि इनमें एनर्जी मौजूद होती है। इसके बाद वॉन्डर वॉल फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि टोटल ऑफ ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी बॉडी है, उसको स्ट्रेच करने के लिए, उसको शेप में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो हमारे हमारे पास एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारे पास एनर्जी होती है इंटरनल एनर्जी। ओके, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दो फॉर्म होती हैं। अगर इनका सम कर लिया जाए तो टोटल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, मतलब क्या कहा है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है, यानी दो फॉर्म होती हैं। अगर इनको सम कर लिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, टोटल मतलब इंटरनल एनर्जी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ओके, इसको हम, इस बॉडी की क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो जो हमारे पास मतलब एनर्जी है, एनर्जी चेंज है, वो हमारे पास स्टेट ऑफ फंक्शन होता है। ठीक है, जो हमारे पास एनर्जी चेंज है वो हमारे पास क्या होता है, स्टेट ऑफ फंक्शन होता है। और इंटरनल एनर्जी को हम ई से डिनोट करते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डेल्टा ई इज अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होता है, एनर्जी चेंज क्या होता है हमारे पास, स्टेट फंक्शन होता है। इसकी वैल्यू हम एग्जिस्ट नहीं बता सकते, इसकी वैल्यू हम एग्जिट नहीं बता सकते हैं कि, लेकिन सिर्फ हम इसकी चेंज बता सकते हैं कि वो कितनी हुई है। यानी दो तरह से हम किसी भी एनर्जी की जो बॉडी है ना उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, उसको हीट करके और उसको मतलब वर्क डन करवा के। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर एब्सोल्यूट वैल्यू of internal of system, but it is often possible to measure value delta E of a change in state function। तो हम इसको टू फंडामेंट्स की तरफ से, यानी एनर्जी टू फॉर्म सिस्टम्स, इसको हम कितनी तरह से चेंज करवा सकते हैं हीट को, मतलब एनर्जी को हीट और वर्क की मदद से। ठीक है,
मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है कि जो हमारे पास स्टेट फंक्शन है वो क्या होता है, जो हमारे पास एनर्जी का चेंज आता है वो हमारे पास स्टेट ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है। उसकी वैल्यू हम एग्जिट नहीं बता सकते हैं कि एग्जिस्ट कितनी आई है, लेकिन सिर्फ हम उसको चेंज बता सकते हैं कि वो कितनी हुई है, दो तरह से हुई है। किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी चेंज या मतलब उसको हम दो तरह से बता सकते हैं, एक हीट की मदद से और दूसरा वर्क करवा के उस पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि हीट क्या होती है। हीट एक प्रॉपर्टी है, यानी हीट क्या है, एक प्रॉपर्टी है, नहीं है। हीट एक प्रॉपर्टी है जो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। हीट एक प्रॉपर्टी है जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है। इसको हम स्टेट फंक्शन भी नहीं मानते हैं, इसको हम स्टेट फंक्शन भी नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये एक वे है, ये क्या है, ये एक वे है, ओके। ये एक वे है जिससे एनर्जी जो होती है ना सिस्टम को सराउंडिंग से, और सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, ठीक है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा हो तो सिस्टम का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होगा तो सिस्टम का टेम्परेचर भी कम कर देंगे। तो यहाँ पर बात की है हीट। हीट हमेशा वार्मर से कोल्डर की तरफ आती है, ठीक है। हीट हमेशा वार्म एरिया से कोल्ड की तरफ आती है, ठीक है। और जो हीट है रिलीज्ड हो तो उसके साथ ही नेगेटिव, अगर अब्जॉर्ब हो तो उसके उसको हम कहेंगे पॉजिटिव, ठीक है। और हीट को हम क्यू के सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम हीट को क्या करवाएं, एब्जॉर्ब, ठीक है। अगर हम हीट को क्या करें, एब्जॉर्ब करें, तो हमारे पास क्या आता है, पॉजिटिव। अगर हम हीट को एब्जॉर्ब करवाएं तो हमारे पास पॉजिटिव का साइन आएगा, और अगर हम हीट को यहाँ से रिलीज करवा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव का साइन आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि हीट हमारे पास एक वे होता है, ये हमारे पास ना ही तो क्या है, ना ही हम इसको सिस्टम की प्रॉपर्टी कहते हैं और ना ही हम इसको स्टेट फंक्शन मानते हैं, जिसमें एनर्जी, इसमें क्या होता है, अगर हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लो अक्रॉस द बाउंड्री, ठीक है, of a system during change of state due to a difference in temperature between system and surrounding। हमने यही कहा है कि ये क्या होती है, वार्मर से कोल्डर की तरफ मूव करती है, ठीक है। यानी ये गर्म एरिया की तरफ से मतलब ठंडे जो है ना कोल्ड एरिया, उसकी तरफ मूव कर रही है, ओके। तो स्टूडेंट हम अब जो हमने बात करनी है वो है वर्क डन पे, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वर्क डन क्या है। इसको हम मतलब पाथ फंक्शन भी कहते हैं। वर्क डन को हम क्या कहते हैं, पाथ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी प्रेशर डेल्टा वॉल्यूम, ठीक है। यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, फोर्स बिकम pressure and distance become volume change where P is the external pressure and delta V is the change of volume, ठीक है। यहाँ पर जो डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 है, यानी चेंज से उसकी जो इनिशियल स्टेज उसकी तरफ जाना। वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, जो वर्क है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है, इसको हम पाथ फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम स्टेट फंक्शन नहीं कहेंगे। स्टूडेंट, जिस तरह आप फिजिक्स के अंदर फोर्स और डिस्टेंस से वर्क डन निकालते थे, ठीक है, यानी केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा फोर्स है वो प्रेशर होता है। केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा फोर्स है वो क्या होता है, प्रेशर होता है। और जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है, ठीक है। हमारा फोर्स क्या होता है, प्रेशर होता है, और जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इस तरह से और केमिस्ट्री के अंदर चीज़ें जो है ना वो मूव नहीं करती हैं, बल्कि उनका वॉल्यूम कम या ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा वॉल्यूम हमारे डिस्टेंस को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और तो इसलिए हमारी केमिस्ट्री के अंदर जो वर्क डन होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम का वर्क होता है, ठीक है। वो फोर्स और डिस्टेंस के साथ उनको मल्टीप्लाई नहीं होगा, बल्कि वो प्रोडक्ट होगा, यानी प्रेशर और जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, तो वर्क तो हमारा स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी वो नेगेटिव या पॉजिटिव जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन में। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन के बनना चाहे, यहाँ पर देखें कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर वन वर्क डन बाय सिस्टम होगा तो नेगेटिव होगा, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वो पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, जो जितना ज़्यादा रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बनना है उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम होगा,
और वो तब्दील हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सिस्टम ने गैस देनी है तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जब सिस्टम ने गैस देनी है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने बात की इंटरनल एनर्जी की और हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी में हमने किस किस चीज़ को डिस्कस किया है, हीट और वर्क डन को। अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कि फर्स्ट डायनेमिक्स लॉ ये क्या कहता है कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में मतलब कन्वर्ट की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कन्वर्ट ही मतलब कंजर्व ही रहती है। जितनी कुदरत ने बना दी है उतनी ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कहता है कि एनर्जी होती है जो वो कंजर्व रहती है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज तो की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी कंजर्व ही रहती है। यानी जितनी कुदरत ने बना दी, जितनी अल्लाह पाक ने बना दी है उतनी ही रहती है। तो स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रिकल हमारे पास एनर्जी है उसको हम लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम दूसरा काम करवा सकते हैं। और इस तरह हम देखेंगे कि पोटेंशियल एक बॉडी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एक बॉडी है हमारे पास। तो ये जब ये कोई बॉडी है यहाँ से ये गिरेगी तो जितना इसका वजन होगा, जितना इसका वेट होगा उतनी ही जोर से ये गिरेगी। ठीक है, जितना जोर से ये मतलब गिरेगी, मतलब जितना इसका वजन होगा उतनी ही जोर से ये गिरेगा। जब वो गिर रहा होगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। ये जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी ये अब किसमें चेंज होगी है, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है कि जब ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से हमारी थर्मल एनर्जी, जो हमारी थर्मल एनर्जी है वो हमारे पास हीट होती है, इसमें से हमारी केमिकल एनर्जी बन जाएगी। इस तरह यानी रिएक्ट सारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। और हर तरह से एक अगर बॉडी कम मतलब मास बॉडी में हमने तब्दील करनी है तो उसे हम वर्क और हीट की मदद से चेंज कर सकते हैं, जिसका हमने पीछे देखा है लेक्चर के स्टार्ट में कि किस तरीके से इंटरनल एनर्जी को हम हीट और वर्क की मदद से चेंज कर सकती हैं। तो स्टूडेंट अगर कोई मुझसे पूछे कि एनर्जी किस तरह से चेंज की जा सकती है तो मैं कहूँगी कि हीट और वर्क डन से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो सम ऑफ दी हीट और वर्क डन है। ठीक है, यानी टोटल एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो जो इस है ना सिस्टम एक्सचेंज कर सकते हैं एनर्जी को सराउंडिंग यानी फ्रॉम हीट एंड वर्क। द एनर्जी चेंज इज इक्वल टू सम ऑफ टोटल हीट एंड वर्क। तो हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वर्क को डब्ल्यू से। लेट अस कंसीडर जो हमारे पास लेट से डैट हमारे पास एक गैस है, हमारे पास क्या है, एक गैस है। ठीक है, हमारे पास एक गैस है और वो हमने मतलब एक सिलेंडर के अंदर फिल की हुई है, वो हमने एक सिलेंडर के अंदर फिल्ड की हुई है और वो सिलेंडर जो हमारा है वो फ्रिक्शन लेस है, वो मूव करता है। और जब हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है, यानी वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर सकता है। ठीक है, हमारे पास जो सिलेंडर है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, मूवेबल पिस्टन है। तो उसके अंदर जब हम हीट सप्लाई करते हैं सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो सकती है, यानी मूव अप एंड डू वर्क अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास है लेट्स से कि हमारे पास जो है ये सिलेंडर है, इसके अंदर जो इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो इसके अंदर जो हमारे पास गैस बढ़ी हुई है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर जो कांस्टेंट होता है, जो इसका बाहर से ये एक्सटर्नल प्रेशर ये क्या है, इसमें कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सटर्नल प्रेशर अगर कांस्टेंट होता है तो स्टूडेंट याद रखिए कि हम हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसको हीट देंगे तो स्टूडेंट इस सिस्टम के अंदर एनर्जी तब्दील होगी, यानी ज़्यादा होगी तो उस वजह से एनर्जी चेंज होती है। तो हम इसको कहते हैं कि हमने इसको हीट दे दी। ठीक है, अगर हम इसको हीट अप करेंगे तो हीट अप करने से क्या होगा कि इसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी।
तो ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रेशर सेम है, लेकिन हम इसको हीट नहीं दी, और अगर हम इसको इधर हीट देते हैं फाइनल में, तो क्या होगा, पिस्टन ऊपर मूव कर जाएगा गैस की वजह से। दूसरे स्टूडेंट्स ने वर्क करना है, तो वर्क क्या करना है, अगर हम पिस्टन को ऊपर उठा दें, इस पिस्टन को हम ऊपर उठा दें, तो जब पिस्टन को ऊपर उठाया गया तो ये वर्क करेगा, ठीक है। और अगर ये वर्क डन ना करे, तो इसकी जो मतलब हमारे पास होगी, वो होगी ई डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो दूसरे बीकर में अगर गैस ने पिस्टन को ऊपर उठाया, तो सिस्टम ने वर्क किया, तो इस वजह से उसकी इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसके साथ मीनिंग जो माइनस का साइन आ गया, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी, जो हमारे पास डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। तो हमने अंदर जो इसकी एनर्जी दो तरीके से तब्दील की है। हीट किया तो इसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा गैस ने वर्क किया, तो वर्क करने की वजह से गैस ने पिस्टन को उठाया, ठीक है, तो इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। डेफिनेटली अगर हम सिस्टम को नीचे कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, और अगर हम सिस्टम गैस निकाल लेंगे तो इसका मतलब है, तो स्टूडेंट्स ये मैथमेटिकली बनती है, ठीक है। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये मैथमेटिकली बनती है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। यानी जब इसके साथ माइनस आएगा तो क्या होगा कि इसके अंदर से हमने हीट को मतलब इसको हीट दी है, गैस ने पिस्टन को ऊपर मूव करवाया है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर पिस्टन को फिक्स करते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, हम पिस्टन को फिक्स करते हैं और अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास होगा कि जो इसकी वैल्यू है, ठीक है, वॉल्यूम, वो चेंज नहीं होगा। तो जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें, ज़ीरो। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम क्या होगा इसमें, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का जब हम चेंज निकालते हैं तो वो सेम होगा, ठीक है। जब फर्स्ट पे था और सेकंड पे था, तो उसका जब वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम सेम सेम होगा, यानी इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो वॉल्यूम क्या होगा उस वक्त, ज़ीरो होगा। तो हमारे पास पी डेल्टा वी वाली इक्वेशन जो है, ये जो पी डेल्टा वी वाली इक्वेशन है, इसमें क्या हो जाएगा, जीरो जब मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जो हमने हीट देनी होती है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब हम हीट देते हैं, तो हीट देने के से सारी की सारी जिसकी इंटरनल एनर्जी उसको चेंज कर दें, यानी पिस्टन फिक्स गैस को नहीं उठाएगा। जब पिस्टन ऊपर नहीं उठेगा तो सिस्टम जो है वर्क डन नहीं करेगा। तो इस वाले केस में जो आप हीट देंगे, तो वो इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, चेंज करती जाएगी। आपको एक सवाल आता है पेपर में अक्सर कि प्रूव दैट डेटा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम अगर फिक्स है, यानी कांस्टेंट कर दी जाए, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो जीरो होने की वजह से इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू वी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था, वो था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे और इंटरनल एनर्जी पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।